हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किंगिश। तो आज हम लोग आए हैं मशीन लर्निंग का यूनिट 3 कवर कर। यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने कवर कर दिया है। यूनिट 4 के भी नोट्स तैयार है, बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने ड्राइव की लिंक दिया और वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो जो यूनिट 3 है हमारी, हम उसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे ओवर फिटिंग का। तो ओवर फिटिंग क्या होती है? ओवर फिटिंग का मतलब होता है अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज वर्क गुड ऑन ट्रेनिंग डेटा बट डजंट वर्क गुड ऑन रियल डेटा। मतलब कि अगर हमने अपने मॉडल को एक ज़्यादा डेटा दे दिया, मतलब जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट है, हमने लेट से उसकी कैपेसिटी 10 की है, तो हमने उसको अगर 20 दे दिया तो वो एक ओवर ट्रेन हो जाता है और वो फॉल्स प्रिडिक्शंस करने लगता है। तो इसीलिए हम उस कंडीशन कहते हैं ओवर फिटिंग। ठीक है। सिमिलरली इसका अपोजिट होता है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग में हमारा जो मॉडल होता है, अगर उसकी कैपेसिटी 10 की है, हम उसमें 2 या 3 का मतलब डेटा सेट दे रहे हैं, तो वो एक लिमिटेड और मतलब एक लेस ट्रेन डेटा बन जाता है, एक लेस ट्रेन मॉडल बन जाता है और उसमें भी वो फॉल्स आउटपुट देगा और इनकम्प्लीट आउटपुट देगा। ठीक है। तो बस वही चीज़ लिखी यहाँ पे अंग्रेजी में, तो आप पढ़ सकते हो। फिर आता है हमारे पास डिसीजन ट्री लर्निंग। डिसीजन ट्री लर्निंग क्या होता है? डिसीजन ट्री लर्निंग हमारे पास एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक होती है। ठीक है। इसको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेजरली। ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर बस कोई डेटा दिया गया है तो हमको अगर क्लासीफाई करना है कि एप्पल है कि नहीं है। अगर जैसे कोई दिया है, हमको उसको रखना है एक फ्रूट की कैटेगरी में या फिर एक वेजिटेबल कैटेगरी में। तो लेट्स से एप्पल आया तो एप्पल एक फ्रूट है तो वो फ्रूट कैटेगरी में जाएगा। तो इस तरह करके हमको एक डिसीजन ट्री लर्निंग हेल्प करती है। ठीक है। और जो रिग्रेशन होता है वो बेसिकली रियल टाइम वैल्यूज पे होता है। रिग्रेशन के बारे में पढ़ने के लिए आप मेरा यूनिट 2 वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। आप देख सकते हो किस तरह ये बना हुआ है। इसके जो रूट नोड होती है वो स्टार्टिंग नोड या रूट नोड ही कहते हैं उसमें। इसमें जो बीच में गोले होते हैं जो कि नोड्स होते हैं वो फीचर्स डेटा सेट होते हैं। ठीक। जो एजेस होती हैं वो डिसीजन रूल्स को शो करता है और जो लीफ होती है वो आउटकम शो करती है। इस डिसीजन ट्री के बारे में हमने यूनिट 1 में भी कवर किया था कि किस तरह वो एक आउटपुट तक पहुंचता है। बेसिकली हमारे पास मल्टीपल सिनारियोज होते हैं कि अगर लेट से मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ और मल्टीपल रास्ते में डिवाइडेड है, तो मैं अगर पहला रास्ता चूज करूंगा तो क्या होगा, दूसरा रास्ता चूज करूंगा तो कैसे आउटपुट में पहुंचूंगा। तो बेसिकली एक ट्री की तरह या फिर ग्राफ की तरह हेल्प करता है हमको एक डिसीजन में पहुंचने के लिए। ठीक है। फिर टू बिल्ड डिसीजन ट्री वी यूज कार्ट एल्गोरिथम। कार्ट एल्गोरिथम क्या होती है? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम। ठीक है। एक तरह की एल्गोरिथम होती है जिसको यूज करके हम लोग डिसीजन ट्री को बनाते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारे पास पॉइंट है वो है इश्यूज इन डिसीजन ट्री। हमारे पास इश्यूज क्या है? पहला इशू होता है ओवरफिटिंग। देखो, इश्यूज तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ओवरफिटिंग है। ठीक है। ऐसे सिमिलरली हो सकता है अंडर फिटिंग भी एक इशू है डिसीजन ट्री का। ठीक। फिर आता है हमारे पास हैंडलिंग कंटिन्यूस वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है। इन सब के बारे में अभी हम देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा, ओवरफिटिंग कैन बी एड्रेस विद 2 टेक्निक्स, रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग और पोस्ट रूल प्रूनिंग। ठीक है। ये 2 मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम लोग ओवरफिटिंग को एड्रेस कर सकते हैं। इनके डिटेल में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे ही लिख के आना है पॉइंट वाइज। ठीक है। अब इनके बारे में एक मतलब 2 मिनट का वीडियो होगा शायद, कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र अगर आप मान लोगे तो बेटर रहेगा। तो हमारे पास है यहाँ पे हैंडलिंग कंटिन्यूस वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पहले हमें कंटिन्यूस का मतलब पता होना चाहिए। कंटिन्यूस वैल्यूज का मतलब हुआ जो वैल्यूज हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि थर्मामीटर की रीडिंग है, रूलर्स की रीडिंग है, स्केल्स की रीडिंग है, वो सब एक कंटिन्यूस वैल्यूज में आती है। ठीक है। तो अब बेसिकली ये आपको पहले जो फर्स्ट कन्वर्ट कंटिन्यूस एट्रीब्यूट टू डिस्क्रीट पॉसिबिलिटीज, देन अप्लाई डिसीजन ट्री। मतलब आप डिसीजन ट्री डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अगर आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज दी हुई है तो आप उसको पहले डिस्क्रीट पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करिए। ठीक है। अगर हमारे पास कोई कंडीशन है और उसके जो है चाइल्ड नोड्स दिए होते हैं तो वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक। यहाँ पे उन्हीं एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करी गई कि फर्स्ट कन्वर्ट कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स टू डिस्क्रीट पॉसिबिलिटीज, अलग अलग पॉसिबिलिटीज में उसको वो करो और कंटिन्यूस वैल्यूज को, और फिर अप्लाई करो डिसीजन ट्री। ठीक है। फिर कंटिन्यूस वैल्यूज आर दोस व्हिच आर मेजर्ड लाइक रूलर। ठीक है। ये तो बता दिया मैंने।
Discrete values are like having set of number of items, example number of apples in the basket. तो बेसिकली ये बताया डिफरेंस कि कंटिन्यूस वैल्यू और डिस्क्रीट वैल्यू में डिफरेंस क्या है. कंटिन्यूस वैल्यू एक मेजर्ड वैल्यू होती है कि हमने एक थर्मोमीटर से रीडिंग ली, वो हमारे पास वैल्यू है, वो एक हो गई कंटिन्यूस वैल्यू. ठीक है. डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब हुआ कि एक हमारे पास लेट से एप्पल रखा है, कितने एप्पल रखे, हमारे पास 10 एप्पल रखे. ठीक है. हमने कोई किसी चीज़ से मेजर नहीं किया उस चीज़ को. ठीक है. हमको एक प्रेडिक्शन पता कि हमको एक सेट है उसका. एक डजन की अगर हम बात करते हैं तो एक डजन में हमारे पास आता है बनाना. ठीक है. अब एक डजन का मतलब है हमारे पास है कि 12 होगा. एक डजन का मतलब वो 12, तो वो एक डिस्क्रीट वैल्यू है. ठीक है. बट जहाँ पे अगर हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज की बात करें तो जैसे कि 39 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब एक हमने मेजरमेंट लिया है, तो एक कंटिन्यूस वैल्यू है. आई होप समझ आएगा. नहीं समझ आया तो आप गूगल करके अपने हिसाब से आप समझ सकते हो इस चीज़ को. ठीक. फिर जो दूसरा इशू हमारे पास आता है हैंडलिंग मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यू. ठीक है. पहले हमारे पास क्या था, हैंडलिंग कंटिन्यूस वैल्यू एट्रीब्यूट, और इससे पहले था ओवरफिटिंग का भी. फिर आता है हमारे पास हैंडलिंग मिसिंग एट्रीब्यूट. इफ एनी मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यू इज देयर वी नीड टू फिल इट अप विद सम प्रॉपर वैल्यू और फाइंड वैल्यू. ठीक है. हमको जो भी वैल्यू दी गई है उसको हमको भरना पड़ेगा, और कोई अपने हिसाब से जो भी वहाँ पे सूटेबल वैल्यू है उसको भरना पड़ेगा अपने हिसाब से. ठीक है. मेन मतलब यही. हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट कॉस्ट, ये हमारे पास नेक्स्ट इशू है. हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिसीजन ट्री. ईच एट्रीब्यूट हैज़ इट्स ओन इंपॉर्टेंस. मतलब कि डिसीजन ट्री में क्या होता है, हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स है तो डिसीजन ट्री कहता है कि मेरे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब की अपने एक खुद की इंपॉर्टेंस है, और जो आउटकम आने वाला है उसमें हर एक एट्रीब्यूट का इंडिविजुअल रोल होना चाहिए. मतलब कि अगर मैं हूँ और आप है, अगर हम दोनों मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है उतना कंट्रीब्यूशन आपका भी होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है वो मैनेजर हमारा एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ठीक है. फ़ोन मत चलाओ, खो मत, यहीं पे रहो. हमारे पास यहाँ पे ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं जहाँ पे हमारे पास किसी एट्रीब्यूट की एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो. मतलब एक एट्रीब्यूट ए है और एक एट्रीब्यूट बी है, तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एट्रीब्यूट बी की जो इंपॉर्टेंस है वो एट्रीब्यूट ए की इंपॉर्टेंस से ज़्यादा हो. ठीक है. तो हमको वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेशंस करके दोनों की इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस बनानी पड़ती है कि जितना कंट्रीब्यूशन ये दे उतना इंपॉर्टेंस का कंट्रीब्यूशन ये भी दे. ठीक है. तभी वो डिसीजन ट्री बेटर वर्क करेगी, तभी वो काम करेगी. फिर हमारे पास आता है लेजी लर्निंग. ठीक है. लेजी लर्निंग वर्सेस ईगर लर्निंग. लेजी लर्निंग क्या होता है? लेजी लर्निंग हमारे पास इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम होती है. ठीक है. और जो ईगर लर्निंग होती है वो वन टारगेट फंक्शन फॉर ऑल प्रॉब्लम. मतलब कि लेजी लर्निंग का मतलब हुआ कि हमारे पास लेट से कोई एग्जाम्पल दे. ठीक है. इंस्टेंस बेस्ड का मतलब हुआ एग्जाम्पल बेस्ड. ठीक है. एग्जाम्पल बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम मतलब इसको चलो हम अभी आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है. लेजी लर्निंग में सिंपली स्टोर डेटा जनरलाइज आफ्टर एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट इज मेड. बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नई प्रॉब्लम आती है. ठीक है. हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक. फिर उसके बाद कोई दूसरी प्रॉब्लम आई, फिर उसका नए तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे. फिर कोई तीसरी प्रॉब्लम आई, फिर उसका नए तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे. हम कोई पुराना तरीका यूज़ नहीं करते हैं. तो ये होता है इजी लर्निंग में. मतलब कि अगर कोई सिचुएशन आती है, हम उस पर कोई भी नया सिनेरियो आता है, उसमें जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं, हर बार हम डिफरेंट टाइप की अप्रोच यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ होती है लेजी लर्निंग में. ईगर लर्निंग में क्या होता है, हमने एक सॉल्यूशन बना दिया. हमने कहा कि अगर केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी अगर 2+2 जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में भी 2+2 4 होगा, और केमिस्ट्री में भी 2 × 2 4 होगा. ठीक है. तो ये होगी ईगर लर्निंग प्रॉब्लम. मतलब कि हमने एक ही सॉल्यूशन बना दिया मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल सिनेरियोज के लिए, कि तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन मैं ऐसे ही करूँगा या सॉल्यूशन यही आएगा. ठीक है. लेजी लर्निंग में क्या है, लेजी लर्निंग में मैंने कहा कि अगर मैथ्स में 2+2 4 होता है तो केमिस्ट्री में 2 × 2 6 होना चाहिए. ठीक है. मतलब कि अगर एक अप्रोच है हमारे पास, एक कोई किसी सिनेरियो को सॉल्व करने की एक अप्रोच है, तो मैं वो अप्रोच दूसरे प्रॉब्लम में नहीं यूज़ करूँगा, मैं कोई दूसरी अप्रोच यूज़ करूँगा. ठीक है. अब देखो थोड़ा पढ़ते हैं इसको. ईगर लर्निंग इज वन टारगेट फंक्शन फॉर ऑल प्रॉब्लम. इट कंस्ट्रक्ट जनरल आउटकम सॉल्यूशन फॉर ऑल एक्सप्लिसिट इनपुट इंडिपेंडेंट. ठीक है. मतलब कि ये इनपुट इंडिपेंडेंट, आप कोई भी इनपुट दो आउटपुट ये वही लाएगा. ठीक है. एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टारगेट फंक्शन बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एग्जाम्पल. मतलब जो अभी आपने ट्रेनिंग एग्जाम्पल दिया है उसके बेसिस पे, उसके टारगेट फंक्शन के बेसिस पे आउटकम जनरेट करेगा, वही
जो भी इसका प्रीफिक्स या जो भी इसने सीखा हुआ आउटपुट है वैसे ही वो जनरेट करेगा। ठीक। लेजी लर्निंग, it can construct different approximation to target function for each encountered query instance। मतलब कि वही लिखा है कि ये अलग अलग अप्रोक्सीमेशंस बना सकता है हमारे पास अलग अलग टारगेट फंक्शंस के लिए। ठीक है, लेकिन ईगल लर्निंग मेथड यूज द सेम अप्रोक्सीमेशन टू टारगेट फंक्शन विच मस्ट बी लर्न बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एग्जाम्पल एंड बिफोर इनपुट क्वेरीज आर ऑब्जर्व। मतलब कि ये हमारे पास जो भी इंस्टेंस हमारे पास दिया गया, जो भी टारगेट फंक्शन दिया गया है, उस पर वो सेम तरीके अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो लेजी लर्निंग है इट इज सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इनकम्प्लीट प्रॉब्लम डोमेन्स। क्योंकि ये इनकम्प्लीट के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि हर बार हम कोई नई अप्रोच यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सीखता जाता है उससे और बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ईगल लर्निंग में अगर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है एक चीज़ का, तो हम एक ही अप्रोच यूज करके वहीं पे जाएंगे। ठीक है, तो ये लेजी लर्निंग इज फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इनकम्प्लीट प्रॉब्लम डोमेन्स। लेजी लर्निंग में टाइम लगता है क्योंकि हर बार ये नए इंस्टेंसेस बनाता है, हर बार नए सिनेरियोज बनाता है, हर बार नए तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है, ईगल लर्निंग में एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रास्ता है, तो वहीं पे चलता चला जाता है हर बार। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको ए से बी जाना है तो आपके पास 10 रास्ते हैं, तो हर बार आप अलग रास्ते से ही जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अब आपको तो रास्ता पता नहीं, वहाँ पे आप लोगों से पूछोगे, रुकोगे, गूगल मैप्स खोलोगे, तब जाके पहुँचोगे। ठीक है, हर बार क्योंकि नया रास्ता आप यूज़ कर रहे हो, और एक बंदा है जो कि हर बार सेम रास्ते से आ जा रहा है। ठीक है, तो जो मल्टीपल रास्ता वाला आप उसको लेजी लर्निंग समझ सकते हो, जो सीधा रास्ता वाला है, एक ही रास्ते वाला है, आप उसको ईगल लर्निंग समझ सकते हो। ठीक, अब आता है यहाँ पे सम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। ठीक है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग जैसे कि लेजी लर्निंग होगी। ठीक, तो कुछ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग होती है जैसे कि के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ये बहुत फेमस है थोड़ा। तो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होती है ये। ठीक, सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। An ML technique that uses proximity to make predictions or classifications about data points grouping। मतलब क्या होता है कि हम लेट से कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस वेक्टर का, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला इसके अंदर है, और ये बोल रहा है कि अगर हमको किसी चीज़ की प्रेडिक्शंस निकालनी है, दो अगर डेटा पॉइंट्स दिए, हमको ये देखना है कि दोनों डेटा पॉइंट्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने प्रेडिक्शंस का डिफरेंस आ रहा है, कितना वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है उसकी। तो हम ये डिस्टेंस फॉर्मूले से उनका ग्राफ में प्लॉट करके निकाल सकते हैं, इनकी प्रॉक्सिमिटी निकाल सकते हैं, इनकी सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं कि कितनी सिमिलैरिटी, मतलब वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी है, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस वेक्टर का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है लोकली वेटेड लर्निंग। ठीक है, पहला क्या था हमारे पास के नियरेस्ट प्रॉब्लम, इसको KNN भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है लोकली वेटेड लर्निंग। लोकली वेटेड लर्निंग का मतलब हुआ नॉन पैरामेट्रिक एल्गो, यानी कि नो फिक्स्ड पैरामीटर होता है इसमें, कि हमारे पास जो भी पैरामीटर्स होता है इसमें कोई पर्टिकुलरली फिक्स करके हम पैरामीटर्स नहीं चलते। ठीक है, memory based method that performs a regression around a point of interest using only training data that are local to the point। मतलब कि एक मेमोरी बेस्ड मेथड होता है जो कि रिग्रेशन यूज करता है एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग डेटा को लेके, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग डेटा को अपना फोकस, अपना सेंटर मान के उसके अराउंड ये मेमोरी बेस्ड रिग्रेशन परफॉर्म करता है। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत रटना भी ज़रूरी है, हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं समझ में, अगर समझना चाहते हो, देखो इतना टाइम तो नहीं, क्योंकि पेपर के पहले ही पढ़ रहे हो तुम लोग, ऑलमोस्ट आधा एक दिन पहले पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो थोड़ा रटने की भी कोशिश करो। अब आता है अब सुपरवाइज लर्निंग का ही ये भी पार्ट होता है। ठीक है, नो ट्रेनिंग फेज, कोई ट्रेनिंग फेज के रिक्वायर्ड नहीं होते, ऑल वर्क डन ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज वाइल मेकिंग प्रेडिक्शंस। ठीक है, मतलब कि जो भी टेस्टिंग फेज के टाइम हम काम करते हैं उसी टाइम ये प्रेडिक्शंस बनाता जाता है, मतलब कि कोई ट्रेनिंग की इसको एक्सप्लिसिटली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इट इज जनरलाइजेशन ऑफ KNN, मतलब जनरलाइजेशन मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, तो जनरलाइजेशन होता है KNN का। KNN काम पड़ा था के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, फिर आता है केस बेस्ड रीजनिंग। ये वाला लोकली वेटेड वाला तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, बट एक नज़र इस पर मार लेना, ज़्यादा अगर नहीं समझ में आया तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली खाली यही चीज़ है कि एक हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, उसके अराउंड ये घूमता रहता है, उसका रिग्रेशन पॉइंट उसके अराउंड ही घूमते रहता है ठीक है, बस यही चीज़ है। और रिग्रेशन रियल वैल्यूज़ पे वर्क करता है, ये चीज़ ध्यान रखना।
केस बेस्ड रीजनिंग का मतलब क्या हुआ? केस बेस्ड रीजनिंग ये पूछा जाता है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज केस एंड बेस्ड ऑन प्रीवियस केसेस वी प्रपोज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हमने पॉइंट यूज किया था, ये वाला इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम है ना। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम का जो सीधे सीधे मतलब ये होता है कि आप केस बेस्ड रीजनिंग से रिलेट कर सकते हो। मतलब इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, और केस बेस्ड रीजनिंग का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई एक पहले सिचुएशन थी, हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, ठीक, फिर सिमिलर तरह की हमारे पास एक सिचुएशन आई, ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा अपडेटेड उसका नए सिनेरियो के साथ सिमिलर तरह की प्रॉब्लम आई, हमने दूसरी अप्रोच करी लेकिन पहले वाले से बेटर अप्रोच यूज करी। देखो कैसे, पहले तब पढ़ लो। इंस्टेंसेस आर रिप्रेजेंटेड एज सिंबल, ठीक है, यहाँ पे जो भी इंस्टेंस होते हैं वो सिंबल्स की तरह हम लोग यूज करते हैं। फॉर मॉडलिंग CBR वी यूज कैडेट सिस्टम, ठीक है। CBR का मतलब हुआ केस बेस्ड रीजनिंग, कैडेट सिस्टम होता है केस बेस्ड डिजाइन टूल्स, ठीक है। इसके मॉडलिंग के लिए हम लोग केस बेस्ड डिजाइन टूल्स यूज करते हैं। ये 75% प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज के पास होती है, मतलब 75 प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज के अंदर होती ऑलरेडी प्री प्रेजेंट। ठीक, अब देखो जो केस बेस्ड रीजनिंग का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, आपके घर पे एक नल है, ठीक है, आपने एक नल बनाया सपोज, ठीक है, आपने क्या किया, आप उसको राइट साइड घुमाते हो, ठीक है, तो उसमें ठंडा पानी आता है, लेफ्ट साइड घुमाते हो तो गर्म पानी आता है, और बीच में करते हो तो बंद हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने वो नल को अपने घर में फिट कर दिया, ठीक है, उसको आपने नाम दे दिया टी जंक्शन पाइप। टी क्यों, मतलब कि वो देखो टी टी तरह का फिगर में दिख रहा होगा कि मतलब ऊपर से ठंडा पानी आता है, नीचे से गर्म पानी आता है, ठीक है। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का मतलब हुआ कि गर्म पानी प्लस दोनों को एक साथ अगर खोल दोगे तो गर्म पानी प्लस ठंडा पानी इज इक्वल टू नॉर्मल पानी आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर 1 प्लस टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू T3, ठीक है। Q मतलब पानी है और T मतलब टेम्परेचर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि अगर राइट साइड में पानी खोल ले ठंडा पानी आ रहा है, लेफ्ट साइड खोले गर्म पानी आ रहा है, मतलब बीच में कर दो, ऐसा समझ लो कि बीच में करने से कि दोनों मिक्स होके पानी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम अपग्रेड कैसे करेंगे, इसको हमने अपग्रेड किया। नाउ बेस्ड ऑन टी जंक्शन पॉइंट वी कैन डिराइव अनदर टैप कंट्रोल टेम्परेचर वाटर फ्लो, ठीक है। मतलब कि हमने एक कोल्ड वाटर लिया, ठीक है, और एक हॉट वाटर लिया। हमने यहाँ पे CT का मतलब है कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, CQ का मतलब है कंट्रोल ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। हमने क्या किया, QC और QH लिया। QC हमारे पास कोल्ड वाटर, QH हमारे पास हॉट वाटर। ऐसे समझ सकते हो कि हमने दो जो भी हमारे पास ये सिचुएशन थी इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्क्रीट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो उसको हमने इस तरह बना दिया। तो आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि किस तरह बना है, ठीक है। और सिमिलरली एक ऐसी आप डायग्राम बना लो और ये चीज़ लिख लेना कि कौन सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे खाली हमको ये बताया गया है कि हमारे पास अगर ठंडा पानी है तो ठंडा पानी का फ्लो कैसे आ रहा है, गर्म पानी तो गर्म पानी का फ्लो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास बेस्ड ऑन टी जंक्शन पाइप वी कैन कंस्ट्रक्ट न्यू पाइप, और ये एक CBR का एग्जांपल हो गया केस बेस्ड रीजनिंग का, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स और उसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे लिखा है, ये रहा 4 स्टेप्स ऑफ CBR, ठीक है। इसका पहला स्टेप है रिट्रीव, गैदरिंग फ्रॉम मेमोरी एंड एक्सपीरियंस क्लोजेस्ट टू द करेंट प्रॉब्लम। मतलब कि हमारे पास जो भी पुरानी प्रॉब्लम थी हमने उससे एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, और जो करेंट प्रॉब्लम उसके आसपास का हमने सॉल्यूशन निकाला। रीयूज, suggesting a solution based on the experience and adapting to meet demands of the new solution। मतलब कि हमने जो पुराना सॉल्यूशन था उसको हमने थोड़ा बहुत रीयूज किया, उसको अडेप्ट किया उसके एक्सपीरियंस को, और हमने कोई नया सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। रिवाइज, इवेल्युएटिंग द यूज ऑफ सॉल्यूशन इन द न्यू कंटेक्स्ट। मतलब हमने जो भी सॉल्यूशन बनाया उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारे पास इस सिचुएशन में सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिटेन, स्टोरिंग द न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन द मेमोरी सिस्टम। अब हमने जो भी बनाया अगर वो सही इवैल्यूएट हो रहा है तो हम उसको मेमोरी सेव करते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि इससे हम अगली बार उससे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ईजी ऑफ नॉलेज एलिसिटेशन। एलिसिटेशन मतलब होता है एक तरह से कम्युनिकेट करना, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग कम्युनिकेशन नहीं होता बट समझ सकते हो, ठीक है। नॉलेज इकट्ठा करना या फिर ऐसे करके। एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बायस,
ठीक है। एब्सेंस ऑफ सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्विंग बायस, मतलब कि हमको बायसनेस नहीं दिखती है बेसिकली यहाँ पे। और बायस एक एएनएन का भी टर्म आता है, आप उसको देखोगे अभी। इंक्रीमेंटल लर्निंग होती है, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें इंक्रीमेंटल लर्निंग मतलब कि हम पुराने सॉल्यूशन से आगे बढ़ के नया सॉल्यूशन हम सीखते हैं। ईजी ऑफ मेंटेनेंस, आसान होता है। ईजी ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ दीज मॉडल्स होते हैं कैसी, यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटरी और इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, मतलब सुनने वाले जो भी उसकी क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं, कैसी यूज़ करता है उसके लिए। कैस्केड होता है यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फेलियर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, तो हो गया रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेडियल बेस्ड फंक्शन नेटवर्क, ठीक है, ये एक सिमिलर होता है एएनएन की तरह, बट एएनएन कैन हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स, ठीक है। हमारे पास 3 लेयर होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट। तो इसमें जो हिडन लेयर होती है वो मल्टीपल हो सकती है एएनएन में, लेकिन यहाँ पे रेडियल बेस्ड फंक्शन में एक ही हिडन लेयर हमारे पास होती है, ठीक। अब देख सकते हो ये इस चीज़ को, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि एएनएन वाला बनता कैसे, ठीक है। तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जब आपको एएनएन बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनपुट लेयर आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी कम रखनी है, और हिडन लेयर आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। ये इनपुट हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, और हिडन लेयर हमारी उसकी प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये रेडियल बेस्ड फंक्शन, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास हिडन लेयर एक ही होगी, बट एएनएन में हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर्स हो, ठीक है। ये हमारे पास x1 x2 ऐसे करके हमारे पास, अब देखो मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ट्रैक पैड नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। x1 x2 x3 करके मेरे पास इनपुट लेयर से, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पहले को यहाँ कनेक्ट करना है, दूसरे को यहाँ कनेक्ट करना है, तीसरे को भी यहाँ कनेक्ट करना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। पहले यहाँ करना, दूसरे यहाँ करना, तीसरे को यहाँ करना, पहले यहाँ करना, दूसरे यहाँ करना, तीसरे यहाँ करना, पहले यहाँ करना, तीसरे यहाँ करना, और इसको यहाँ करना, इसको यहाँ करना, इसको यहाँ करना, इसको यहाँ करना, इसको यहाँ करना। तो ये बन गया आपका, ये जो पार्ट है ये हो गया आपका इनपुट लेयर, ये हो गई आपकी हिडन लेयर, ये हो गई आपकी आउटपुट लेयर, ठीक है। आई होप थोड़ा समझ आया होगा कि कैसे बनता है ये। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें, जो हिडन लेयर में पहला हमारे पास होता है, इसमें वेट्स होते हैं, जो नोड्स होती हैं इनको हम लोग वेट्स भी कहते हैं। वेट्स बेसिकली हेल्प करती हैं हमको ये समझने में कि किस नोड को हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो वेट्स हो गया हमारे पास। फिर आता है हमारे पास इनपुट लेयर, ठीक है। इनपुट लेयर हमने x से डिफाइन कर ली, और आउटपुट लेयर हमने y से डिफाइन कर ली, ठीक है। उसमें एक टर्म होता है बायस का, उसको अभी देखेंगे हम लोग बाद में। जो इनपुट लेयर होता है वो फीड्स डेटा टू हिडन लेयर, और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है, ठीक है। हिडन लेयर में दिस इज बेस्ड ऑन कवर्स थ्योरम ऑन सेपरेबिलिटी ऑफ पैटर्न्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट स्टेट्स दैट अ पैटर्न दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हायर डिमेंशनल space with non-linear transformation is more likely to be linearly separable, ठीक है। मतलब कि जो भी एक पैटर्न है जो कि ट्रांसफॉर्म किया गया है एक हायर डिमेंशन में, वो और नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, वो मोस्ट लाइकली लीनियरली सेपरेबल होता है। मतलब कि हमने अगर कोई भी पैटर्न है, हमने उसको 3D में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और हमको इसको सेपरेट करना है, तो हम उसको एक लीनियर लाइन से सेपरेट कर सकते हैं कि ये इसका डेटा सेट अलग, इसका डेटा सेट अलग, जैसे हम एसवीएम में करते थे, उसको हम समझ सकते हो आप। जैसे एसवीएम में अपने यूनिट 2 अगर मेरे देखिए, उसमें मैंने बना के दिखाया था एक 3D मॉडल की तरह, हम लोग कैसे इसको सेपरेट कर रहे थे कर्नल में, ठीक। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन हिडन लेयर शुड बी ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स, ठीक है। हिडन लेयर का वो होता है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं हिडन लेयर में ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला फाई आई इज इक्वल टू ई पावर माइनस उसमें मॉड में एक्स बार माइनस न्यू आई और उसका होल स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू सिग्मा आई का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट लास्ट में कवर करेंगे, लास्ट वीडियोस में, ठीक। एक्स बार हमारे पास होता है इनपुट वेक्टर, और जो म्यू होता है उसमें हमारे पास होता है ith न्यूरॉन्स प्रोटोटाइप वेक्टर, सिग्मा होता है ith न्यूरॉन बैंडविड्थ, और जो फाई होता है वो होता है ith न्यूरॉन्स आउटपुट, ठीक है। इसको हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल वाला एक साथ पूरी वीडियो बना दूंगा यूनिट वाइज, तो उसमें आप देख सकते हो।
आउटपुट लेयर इट यूजेस लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। ठीक है, जो आउटपुट लेयर होती है वो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करती है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क के लिए। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेट से मेरे पास ऐसे दिया है, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूँ। मेरे पास लेट से 4 नल है, ठीक है, एक ये नल है, एक ये नल है और एक ये नल है। ठीक, पानी इन तीनों में आता है, ठीक है, लेकिन इस वक्त पता नहीं किस में से पानी आ रहा है। ठीक, अगर मैं इन तीनों नल को खोल दूंगा तो क्या होगा कि अब लेट्स से इमेजिन करते हैं कि जिस नल में पानी नहीं आता है उसमें से कचरा निकलेगा और क्या, ठीक है, ऐसे करके इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें पानी नहीं आएगा उसमें कचरा आएगा। ठीक, तो मुझे ऐसे नल खोलने जिसमें पानी ही है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं सिंपली कोई भी रैंडम नल खोल दूंगा तो उसमें से अगर लेट्स से इसमें कचरा होगा तो इसमें कचरा आ रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए था। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। उस फिल्टर में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा पहले मैं देखूँगा कि अगर इसमें से पानी ड्रॉप हो रहा है तो मैं इसको आगे जाने दूंगा आउटपुट में। अगर इसमें पानी ड्रॉप हो रहा है तो मैं इसको आगे जाने दूंगा। अगर इसमें कचरा आ रहा है तो मैं इसको यहीं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, इसमें से पानी नहीं जाने दूंगा। तो ये जो फिल्टर का काम कर रहा है यही काम हमारा करता है एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब कि वो ये देखता है कि अगर हमारे पास इस नोड 1 से अगर हमारे पास आउटपुट आ रहा है तो हम उसको पास कर देंगे। अगर नोड 2 से आउटपुट नहीं आ रहा है तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर नोड 3 से आउटपुट आ रहा है तो हम उसको पास कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके हर नोड के लिए वो चेक करता है और जिस जिस नोड से इनपुट आता है खाली उसी नोड को वो प्रोसेस करता है और आगे आउटपुट में फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, इससे हमारे पास नल वैल्यूज नहीं आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस पे। इसका जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सिग्मा और WI और फाई आई तक। ठीक है, आई से लेके आई की वैल्यू n तक है। ठीक, 4 स्टेप्स और ये तो हो गया हम लोग का। ठीक, इतना हो गया। फिर आता है इंडक्टिव बायस इन ANN। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग और वो भी कहते हैं कि लर्निंग बायस भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, सेट ऑफ assumptions दैट द लर्नर यूजेस टू प्रिडिक्ट आउटपुट ऑफ गिवन इनपुट दैट इट हैज़ नॉट एनकाउंटर। मतलब कि एक सेट ऑफ assumptions होता है, इन्फ्रेंसेज होते हैं जो कि लर्नर यूज़ करता है आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए। हम assumptions लेके चलते हैं कि उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये आउटपुट हो सकता है। ठीक है, प्योरली एनालिटिक एंड प्योरली इंडक्टिव लर्निंग। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। प्योरली एनालिटिक एंड प्योरली इंडक्टिव लर्निंग क्या होते हैं। इंडक्टिव लर्निंग मेथड रिक्वायर अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स टू जनरलाइज एक्यूरेट। ठीक है, इंडक्टिव लर्निंग में बेसिकली हमारे पास कुछ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम एक जनरलाइज आउटपुट दे सके, जनरलाइज एक्यूरेसी के साथ हम आउटपुट दे सके। ठीक है, एनालिटिकल लर्निंग stems from the idea that when not enough training examples are provided, it may be possible to replace the missing example by prior knowledge and deductive reasoning. ठीक है, मतलब कि हमारे पास अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं दी है, हमारे पास अगर ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं तो हम उसका यूज़ करके इसका एक्टिवेशन एनालिटिकल लर्निंग का यूज़ करके हम कुछ वहाँ पे प्रिडिक्ट करके वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से। रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू एग्जाम्पल बाय प्रायर नॉलेज एंड डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब कि प्रायर नॉलेज का हम यूज़ करते थे, जैसे यूनिट 2 में आपने पढ़ा होगा बायेशियन वाले में, हम लोग प्रायर नॉलेज का यूज़ करते थे और डिडक्टिव रीजनिंग वगैरह का यूज़ करने से हम मिसिंग वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है वन जॉट में आपका यूनिट 3 कंप्लीट। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं यूनिट 5 कवर करने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो एक ही बना दूंगा, यूनिट वाइज को सेपरेट कर दूंगा टाइम स्टैम्प्स डाल के। ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हो, आपके लिए वो ईजी रहेगा रादर दैन आप पर्टिकुलर यूनिट में आप सर्च करो। ठीक है, तो यार इसी के साथ होते हैं हमारे यूनिट 3 कंप्लीट। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में भी आंसर दूंगा। नया वीडियो लाऊंगा, समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, नए एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। किंगेश साइनिंग ऑफ।